डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन, ensuring accuracy from collection to the laboratory, every specimen every time. The topics covers the headings: importance of specimen ID, patient identification, labeling standards, tube selections, chain of custody, rejected specimens, technology and barcoding, and errors and prevention. First of all, why specimen identification matters? स्पेसिमेन का आइडेंटिफिकेशन क्यों मैटर करता है, ये समझना जरूरी है. द इम्पैक्ट ऑफ मिसलेबल्ड एंड मिस आइडेंटिफाइड स्पेसिमेन्स ऑन पेशेंट सेफ्टी. क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी के लिए अगर कोई मिसलेबल्ड, जिसका लेबल सही नहीं है, या मिस आइडेंटिफाइड स्पेसिमेन है, आइडेंटिफाई नहीं है सही से, तो फिर वो पेशेंट की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है. 1,60,000 wrong blood tube events annually in UK. Almost 1:1,000 transfusion error risk from ID failure. 60% lab errors originate in pre-analytics and almost patient harm risk from wrong results. तो इस तरीके से ये इन चीज़ों को होने से क्या होता है कि कई सारे कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होते हैं. तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर स्पेसिमेन आईडी, अगर गलत है या सही नहीं आईडी, तो क्या होगा? मिस डायग्नोसिस हो सकती है, या फिर उसके कारण से डिले ट्रीटमेंट हो सकता है, इनकरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, जिसकी वजह से मरीज की जान भी खतरे में आ सकती है. रिपीट मेनी फंक्शन, बार बार उसको प्रिक करके सैंपल लेना पड़ सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन या दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है. लीगल लायबिलिटीज फॉर फ्लेबोटोमिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन, अगर इस तरीके से कोई गलती होती है तो जो सैंपल निकालने वाला होता है उसके लिए भी दिक्कत और संस्था के लिए भी लीगलिटी उत्पन्न होती है. कॉस्टली रिपीट टेस्टिंग, बार बार जो उसको भाई कॉस्ट आती है उसमें, वो भी एक इशू होगा. डिलेड डिस्चार्ज, पेशेंट को ठीक होकर के डिस्चार्ज होने के लिए भी कुछ समय लग सकता है. नेक्स्ट इज रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस एंड एक्रेडिटेशन लॉस. अगर सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करेंगे तो उससे क्या होता है कि जो पेशेंट जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, जो नियम है, उनका पालन सही से नहीं होता है, और इसके साथ साथ आगे चल के एक्रेडिटेशन का भी लॉस होगा. The chain of identity में every specimen must maintain an unbroken chain of identity from the moment of collection to the laboratory results. जब से सैंपल को लेते हैं और जब तक पहुंचाते हैं और कर के प्रोसीजर को देते हैं, वो सारी पूरी एक चेन मेंटेन होनी चाहिए. और उस चेन में कोई ब्रेकअप होता है तो आपके पूरे प्रोसीजर पे मुश्किल आ सकती है. एनी ब्रेक इन दिस चेन renders the specimen unreliable and potentially dangerous. तो इसके कारण से आपका जो स्पेसिमेन है वो अनरिलायबल होगा, वो भरोसे के लायक नहीं होगा, और कहीं ना कहीं पोटेंशियली डेंजरस भी हो सकता है. ठीक है. सो इफ इट इज नॉट करेक्टली आइडेंटिफाइड, इट शुड नॉट बी प्रोसेस्ड. मतलब अगर सही से उसको पहचाना नहीं गया कि सैंपल किसका है, तो उसको जांच के लिए नहीं लगाना चाहिए. ठीक है. पहले CLSI स्टैंडर्ड. Next is patient identification before collection. To identify verification, the first line of defense, दो स्टेप से जरूर चेक करना चाहिए. Ask the patient to state their full name and date of birth. Never read the name of the patient. They may confirm even if करते हैं. पेशेंट के सामने नहीं बोले, आप उससे खुद पूछें, फिर वेरीफाई करें. दूसरा, उसकी एक तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर सकते हैं. किस हॉस्पिटल में वो पूछ सकते हैं, या उसका नाम पूछ सकते हैं, या नंबर पूछ सकते हैं. तो आप एक बार दो चीज़ों से कंफर्म तो होंगे कि मरीज यही है, या एक्यूरेट है. स्टेप 3, मैच पेशेंट डिटेल्स और रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर्स आइडेंटिफायर ऑप्शंस. ऑब्वियसली जब हम कोई सैंपल लेने जाते हैं तो कहते हैं फाइल का ऑर्डर कहाँ. फाइल का भी ऑर्डर हम देख करके नेम, ID, उसका डेट ऑफ बर्थ मिला करके, और फिर उसके बाद फाइल में भी सेम चीज़ें मेंशन है, तो ठीक है. फिर तो ये 3 चीज़ें अगर आप दो तो कम से कम होना चाहिए. एंड थर्ड इज आल्सो इम्पोर्टेंट. एक्सेप्टेबल पेशेंट आइडेंटिफायर्स मिनिमम 2 कम से कम होने चाहिए, जिसमें फुल लीगल नेम, डेट ऑफ बर्थ और हॉस्पिटल नंबर या उसका जो वहाँ पे नंबर. फिर NHS नंबर के लिए रूम नंबर अलोन या वर्बल कंफर्मेशन नहीं चलेगा. मतलब खाली रूम नंबर बता दिया तो चल जाए, या कोई वर्बल उसको कंफर्मेशन कर दिया चल जाए, ऐसे नहीं. 2 चीज़ें कंफर्म अभी सैंपल. फिर स्पेसिमेन लेबलिंग स्टैंडर्ड्स में जो सैंपल लिया है उस पर प्रॉपर लेबल करें, वो भी बेड साइड करें. ये नहीं कि निकल के बाहर या बाद में कर लेंगे, हो सकता है नाम मिस कर जाए, या इसका सैंपल की जगह दूसरे पे नाम लिख दें, तो वो चीज़ें दिक्कत हो सकती है. तो फिर जब सैंपल लगेगा, जांच होगी, उस पर जो चेंजेस आएंगे तो वो दूसरे के लिए अलग होगा, दूसरे पेशेंट के लिए अलग, और वाइस वर्सा रिपोर्ट अगर गलत चली गई तो पेशेंट
लेबल एट बेड साइड, एक ध्यान रखिएगा, जब भी सैंपल लेना है बेड साइड पे लेबल करना है। नेवर प्री लेबल ट्यूब्स, कभी भी ये नहीं हो कि पहले से करके लाया सब, नो दैट कैन बी रॉन्ग, ठीक है। नेवर टू हैंड राइटिंग रिक्वायरमेंट्स, अगर हमने प्री लेबल किया और कोई अगर मिस आइडेंटिफिकेशन हो गया तो फिर इधर का उधर हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। फिर हैंड राइटिंग रिक्वायरमेंट्स, इफ handwritten use ballpoint pen, black ink, block capitals, no corrections through, draw a single line through errors initial and end। तो जो भी लिखिए आप कैपिटल लेटर में अगर हो सके तो लिखिए और प्रॉपर अपने उस पर इनिशियल जरूर दीजिए ताकि आपने लिखिए। और अगर कोई गलती हुई है तो पूरा ही काट के फिर सही से लिखना, लेकिन कोशिश करिए कि कटिंग्स ना, और कटिंग्स हो तो आपके इनिशियल उस पर जरूर हो। बारकोड लेवल प्रायोरिटी, आज के समय में काफ़ी सारा अपग्रेड हो करके उस पर बारकोड आने लगा है, तो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई उसको कर सकते। नेक्स्ट इज ट्यूब सिलेक्शन एंड ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। CLSI के अकॉर्डिंग सेंटर फॉर CLSI एक तरीके से गाइडलाइंस बनाता है, इसको बोलते हैं क्लिनिकल लैबोरेटरी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन होता है। एंड इट इज द करेक्ट ट्यूब प्रिवेंट सैंपल कंटामिनेशन, अगर करेक्ट ट्यूब हमने ली है तो सैंपल के कंटामिनेट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। येलो अगर है ट्यूब या गोल्ड कलर की तो स्टेराइल या SST के लिए प्राइमरी यूज उसमें ब्लड कल्चर या सीरोलॉजी, एंड इसको फर्स्ट टू प्रिवेंट स्किन फ्लोरा कंटामिनेशन। लाइट ब्लू सोडियम साइट्रेट, इट इज यूज फॉर पॉपुलेशन टेस्ट, PTA PDT, मस्ट फिल एक्सेप्टली टू लाइन, जहाँ तक लाइन है वहीं तक भरे, रेशियो क्रिटिकल। रेड SST गोल्ड में इट इज फॉर क्लॉट एक्टिवेटर प्लस जेल, केमिस्ट्री या इम्यूनोलॉजी या सीरोलॉजी इसमें होती है। अलाउड टू क्लॉट 30 मिनट बिफोर सेंट्रीफ्यूज, ध्यान रखिए। फिर उसके बाद ग्रीन या पिंक कलर का अगर है तो इसमें लिथियम या सोडियम हिमारिन, इट इज प्राइमरी यूज हैविंग विद स्टैट केमिस्ट्री एंड ABG, मिक्स 8 to 10 times immediately after filling। लेवेंडर या पर्पल कलर का है तो EDTA, हेमेटोलॉजी CBC और ब्लड बैंक के लिए है, एंड मिक्स 8 to 10 times अंडर फिल कॉस्ट MCB एरर। ऑरेंज ऑब्लिक ग्रे का है तो सोडियम फ्लोराइड या ऑक्सीडेट इसमें होता है, इट इज फॉर ग्लूकोज एंड लैक्टेट, और ये भी सेम पैरामीटर है। चेन ऑफ कस्टडी एंड स्पेसिफिक हैंडलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन करेंगे, वेरीफाई करेंगे पेशेंट की ID, लेबल एट बेड साइड, नोट टाइम ऑन ट्यूब पे टाइम चीज नोट करेंगे, मिक्सिंग करेंगे और प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर रिसेप्शन में उसको लॉन्ग रिसिप्ट में मेंशन करेंगे, चेक लेवल्स बैच रिक्वेस्ट एंड स्टैम्प टाइम रिसीव, कब रिसीव हुआ लैब को वो टाइम भी मेंशन करेंगे। प्रोसेसिंग फिर होगी, फिर सेंट्रीफ्यूज पर प्रोटोकॉल, लेबल लिक्विड्स इफ रिक्वायर्ड, और बाद में उसकी एनालिसिस होती है। कंफर्म स्पेसिफिक ID मैचेस LIS रिक्वेस्ट बिफोर एनालिसिस, ठीक है। तो ये सारा चीज करने से पहले एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा टेम्परेचर, मोस्ट स्पेसिफिक एम्बिएंट अमोनिया लैक्टेट आइस रूटीन डार्क फॉल प्रोटेक्शन होना चाहिए। टाइम लिमिट्स में स्पेसिफिक ऑलमोस्ट 4 आवर्स के अंदर जरूर हो जाना चाहिए मेट्रोलॉजी में। पॉपुलेशन 4 आवर्स, केमिस्ट्री 8 आवर्स टिपिकली। कोल्ड शेक के लिए लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सम एनालिटिक्स रिक्वायर कोल्ड ट्रांसपोर्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट टेम्परेचर डेविएशन एंड नोटिफाई लैब, अगर कोई चेंज होता है टेम्परेचर में तो लैब को सूचना जरूरी है। फिर न्यूमेटिक ट्यूब में ओनली approved specimens by tube system, fragile specimen that is called cryoglobulins and platelets and liver। ये आप न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम देखा होगा कि एक पाइप के जैसे संरचना होती है, वो पूरी वॉल के सहारे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जाती है। तो वैक्यूम सिस्टम में वो आप उसमें सैंपल रखिए, लेबलिंग कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए क्या क्या हो रहा है, और उस ट्यूब उस बॉक्स में उसमें करके और फिर उसको इंसर्ट करिए, वो सब करके सीधे लैब में आपको निकाल देंगे। नेक्स्ट इज बारकोडिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में बारकोड स्कैनिंग, बेड साइड लेबल प्रिंटिंग, LIS इंटीग्रेशन, RFID या RFID ट्रैकिंग होती है, दैट्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग्स इनेबल रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन एंड टेम्परेचर थ्रू आउट ट्रांजिट एंड प्रोसेसिंग। ये बहुत टेक्निक जो यूज होती है। LIS का बताएगा लेबल लिंक्स डायरेक्टली टू द लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन एंड मोबाइल फ्लोटोमी एप्स एंड ऑटोमेटेड स्पेसिमेन सॉर्टिंग, ये सारी चीज़ें इसमें यूज होती है। इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, 70% रिडक्शन इन स्पेसिमेन ID errors, eliminates pre-labeling practice, real
के साथ काम करते हैं तो चीज़ें बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स भी आपको जल्दी से उपलब्ध हो सकते हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिमेन रिजेक्शन क्राइटेरिया। व्हेन स्पेसिमेन मस्ट बी रिजेक्टेड एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड, कब ये स्पेसिमेन रिजेक्ट किए जाते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ग्राउंड फॉर स्पेसिमेन रिजेक्शन क्या होता है? पहले आइडेंटिफिकेशन देख करके कोई ट्यूब पे लेबल नहीं है या लेबल डज नॉट मैच रिक्वेस्ट फॉर्म, मैच करते हैं रिक्वेस्ट फॉर्म से तो उससे मैच नहीं कर रहा है। ओनली वन आइडेंटिफायर प्रेजेंट, एक ही आइडेंटिफायर प्रेजेंट, खाली नाम ही देख लिया लेकिन आपने डेटा बर्थ नहीं मिला, गलत हो सकता है। लेबल इलेजिबल और करेक्टेड इनकरेक्टली, जो आपने चीज़ें लेबल की है वो इलेजिबल है और उसको या फिर करेक्टेड किया गया फिर से, तो उस पर भी डाउट क्रिएट होता है। कलेक्शन एरर्स में हेमोलिसिस हो गई है तो, या फिर क्लॉटेड ईडीटी और कॉम्बिनेशन ट्यूब रॉन्ग ट्यूब यूज़ किया, या फिर इनसफिशिएंट वॉल्यूम है, और साथ में इंटीग्रिटी की जहाँ तक बात है तो या तो लीकिंग है या फ्लैट ट्यूब, तो वहाँ पे भी आपके ये स्पेसिमेन को रिजेक्ट किया जा सकता है। देख करके कलेक्शन एरर्स को देख करके और उसकी इंटीग्रिटी को देख करके जो स्पेसिमेन आया है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो डू नॉट प्रोसेस, अगर रिजेक्ट करते हैं तो उसको प्रोसेस नहीं करना है। डॉक्यूमेंट द रिजेक्शन, मेंशन करना है क्यों, फिर नोटिफाई द रिक्वेस्टर, जिसने इसकी रिक्वेस्ट की थी उसको इन्फॉर्म करना है। रिकलेक्ट इफ पॉसिबल, अगर हो सके तो दोबारा से सैंपल लें। एंड डू कॉस्ट रिव्यू, कारण उसका जरूर जाने कि कहाँ पे गलती हुई, उसको ठीक करना है या उसके अगेंस्ट में एक्शन करना है। नेक्स्ट इज कॉमन स्पेसिमेन आईडी एरर्स एंड प्रिवेंशन में रिकॉग्नाइजिंग, रिपोर्टिंग एंड रिड्यूसिंग मिस आइडेंटिफिकेशन इवेंट्स। इसमें एरर्स या इश्यूज में प्ले रेटिंग, एप्टीट्यूड्स, रीडिंग नेम टू पेशेंट इंस्टेड ऑफ आस्किंग, रिस्ट बैंड एक्शन या इनकरेक्ट और पेशेंट इनकरेक्ट ट्यूब टाइप करेक्टेड, लेबल अप्लाइड टू ट्यूब कैप ओनली, इनकम्प्लीट लेबल या लेबल डैमेज या फेलियर टू मिक्स एडिटिव। तो ये सभी एक जनरल एरर्स हो सकती है, लेकिन इसमें ये तीन जो होती है हाई लेवल की होती है, प्री लेबलिंग एप्टीट्यूड्स, रीडिंग नेम और लोकेशन इंस्टेड ऑफ आस्किंग एंड रिस्ट बैंड एक्शन। तो ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इन स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन। अनकॉन्शियस अननोन पेशेंट के लिए यूज फैसिलिटी इमरजेंसी आईडी प्रोटोकॉल, अप्लाई टेम्पोररी यूनिक आईडी दैट इज जनरल यूनिक नंबर, डॉक्यूमेंट इन मेडिकल रिकॉर्ड इमीडिएटली, रिप्लेस विद फुल आईडी एज सून एज आइडेंटिफाइड एंड नेवर डिले क्रिटिकल कलेक्शन वेटिंग फॉर आईडी। कभी भी देर नहीं करना है क्योंकि सैंपल बहुत जल्दी लेना होता है, तो ये चीज़ को कंफर्मेशन के लिए आपको मेथड्स बताया गया है, लेकिन सैंपल जल्दी से लेकर के रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए। पीडियाट्रिक पेशेंट्स में पेरेंट ऑब्लिक गार्जियन कंफर्म्स चाइल्ड्स आइडेंटिटी, यूज स्मॉलेस्ट वॉल्यूम पॉसिबल, child's name and wristband must be verified, extraction techniques reduce movement errors and document guardian name in collection record। जो कलेक्शन है उसमें तो गार्डियन का भी नाम जरूर होना चाहिए। ब्लड बैंक या क्रॉस मैच में मोस्ट स्ट्रिंजेंट आईडी रिक्वायरमेंट इन लैबोरेटरी, मैनुअल हैंडरिटन लेबल मैंडेटरी इन मैनी फैसिलिटीज, 2 separate samples from 2 separate draws, collector signature on tube not just initials, and discrepancy is equal to reject। अगर कोई भी सैंपल लेने में गड़बड़ की है तो उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं या रिकलेक्ट बोथ सैंपल से दोबारा ही दोनों सैंपल लें। आउट पेशेंट के लिए या कम्युनिटी कलेक्शंस में फोटो आईडी ले पेशेंट की एक्सेप्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड वेरिफिकेशन वाया ऐप कर सकते हैं, वर्बल कंफर्मेशन, साथ में डेट ऑफ बर्थ और साथ में एड्रेस इफ नो आईडी। फिर टेलीफोन ऑर्डर स्पेसिमेंट्स रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट मेथड ऑफ आईडी यूज्ड इन ईच कलेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जरूरी है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग एंड ऑडिट में record keeping incident reporting and quality improvement, what to document in every collection, date and time, patient name, date of birth, registration number, method of patient identification used, tube types and volumes collected, phlebotomist name, ward location, any difficulties or deviation noted, time specimen dispatched or to lab। इसके साथ साथ इंसिडेंट रिपोर्टिंग, रिजेक्शन रेट मॉनिटरिंग,
root cause analysis and ISO compliance should have to be maintained. Regulatory standards हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं. CNSI, that's for Clinical and Laboratory Standard Institutes. ISBT, that is International Society of Blood Transfusion. ISO, International Organization of Standardization. CPA, that is UK Accreditation Services. CAP, College of American Pathologists. And JCI is Joint Commission International. ये सारे स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस जरूर फॉलो होने चाहिए. समरी एंड की टेकअवेज में ऑलवेज ट्यूब पेशेंट आइडेंटिफाई करना है. लेबल ट्यूब बेडसाइड पे होनी है इमीडिएटली कलेक्शन के साथ में, पहले से लेबल करके नहीं रखना है. और फॉलो करेक्ट ऑर्डर ड्रॉ CNSI रिमूव करना है. मेंटेन द चेन ऑफ कस्टडी फ्रॉम कलेक्शन टू ट्रांसपोर्ट रिसेप्शन प्रोसेसिंग टू एनालिसिस. तो एक सिस्टमैटिक जो प्रोसेस है कलेक्शन से लेकर और एनालिसिस तक उसको फॉलो करेंगे. रिजेक्ट एनी स्पेसिमेन विद आइडेंटिफिकेशन एरर्स. अगर कोई आइडेंटिफिकेशन एरर्स है तो उसको रिजेक्ट करेंगे. अडॉप्ट बारकोड या इलेक्ट्रॉनिक आईडी सिस्टम वेयर पॉसिबल. दे रिड्यूस स्पेसिमेन आईडी एरर्स बाय टू 70%. एंड डॉक्यूमेंट रिपोर्ट एंड लर्न फ्रॉम एवरी एरर एंड नियर मिस. क्वालिटी इंप्रूवमेंट डिपेंड्स ऑन. तो अगर आप डॉक्यूमेंट करते हैं प्रॉपर, रिपोर्ट करते हैं और चीज़ों से सीखते हैं तो फिर आप चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं और जिससे आप बेहतर सर्विसेज पेशेंट को